आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th अकाउंटेंसी यानी कि अकाउंट जिसे हिंदी में लेखांकन में कहते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल करवाऊंगा जो मॉडल सेट्स के बाहर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो 5 नंबर 3 नंबर ये जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाते चलूंगा। इससे पहले भी देखिए मैंने अकाउंट्स के लिए बहुत से वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, देखिए आइए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए पहले बता देता हूँ कि जितना बनाने वाला सवाल है वो आप लोग खुद बनाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है। जब तक खुद नहीं बनाइएगा तब तक खुद समझ नहीं आएगा कि प्रैक्टिस कैसे करना है। ठीक है, इसलिए जितना भी आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बता दूंगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल है हमारा, व्हाट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर एनकाउंटर्ड बाय ट्रेडर ड्यू टू इनकम्प्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखिए कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो क्या क्या मुसीबतें हमें झेलनी पड़ती है किसी भी ट्रेडर या फिर कह सकते हैं किसी भी उद्यमी को। ठीक है, और यही बात इंग्लिश में देखिए पूरा आंसर लिखा हुआ है। आप जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो इंग्लिश मीडियम लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से एक बार। टोटल यहाँ 4 पॉइंट लिख दिए गए तो चारों पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। आइए मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए लेखांकन अभिलेखों के अपूर्ण होने के कारण एक व्यापारी को देखिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखी हुई है कि खातों की सटीकता, खातों को अंकगणितीय सटीकता पता नहीं लगा सकता क्योंकि ये उचित रिकॉर्डिंग का रख रखाव नहीं किया सकता है। ठीक है, फिर नतीजन क्या होगा, जितना भी हमारा ट्रायल बैलेंस है वो तैयार नहीं किया सकता, ये इसका होगा। ठीक है, फिर अगला हमारा धोखाधड़ी को क्या देना, ये बढ़ावा देता है अगर आप सही से नहीं काम करिएगा या फिर कोई भी आपका लेखांकन वो पूर्ण है तो वो धोखाधड़ी वाले काम में आता है, क्योंकि अंकगणितीय सटीकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए यह धोखाधड़ी को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है और झांसा देने और लापरवाही के लिए क्या पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। फिर देखिए सही लाभ या नहीं, ये भी आप अपने अगर आपका अकाउंटिंग सही नहीं है, आपको कोई डाटा ही सही नहीं है तो आप कैसे पता लग सकते हैं कि आपका जो लाभ है यानी प्रॉफिट और लॉस क्या होने वाला है। चूंकि क्या होगा, सभी खर्च और आय दर्ज नहीं किया सकते, इसलिए लाभ या हानि का सही पता नहीं लगा सकता। और चौथा है हमारा फंड जुटाना। देखिए यदि व्यवसाय की सॉल्वेंसी या फिर इंग्लिश में देखिए ये सारे वर्ड लिखे हुए, इसका आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी सर्च कर लीजिएगा और हिंदी में लिख लीजिएगा, का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसलिए बाहर से क्या है फंड जुटाना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल और ये 5 नंबर के सवाल हमसे पूछा जा सकता है, तो VVI कर लीजिए। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट के रूप में। बाकी जितना सवाल है पहले जितना वीडियो आपसे बच्चों को अपलोडेड वो वीडियो जरूर देखते चलिएगा। ठीक है, ये पहला नंबर था हमारा। देखिए अगला सवाल है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर कीपिंग इनकम्प्लीट। देखिए जो हमारे अधूरे रिकॉर्ड है उनको अधूरे रिकॉर्ड रखने के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसका वो रिकॉर्ड अधूरा रखा जाता है। और इंग्लिश में यहाँ पर टोटल 4 स्टेप लिखा हुआ है और हिंदी में आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए तो पहला है कि जो समाधान है वो अधूरे रिकॉर्ड रखने के क्या क्या संभावित कारण है। पहला ये कि सरल विधि, मालिक जो होते हैं जिन्हें लेखांकन सिद्धांतों को उचित ज्ञान नहीं होता, इस प्रणाली के तहत अपने व्यवसाय के रिकॉर्ड को बनाए रखना बहुत सुविधाजनक और आसान लगता है। कम समय लगता है, एकल प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार पुस्तकों का रख रखाव कम समय लगता है क्योंकि केवल कुछ पुस्तकों का रख रखाव किया जाता है। इसके अलावा जो पुस्तकें उतनी व्यापक नहीं है उन्हें दोहरी प्रविष्टि के प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। फिर क्या ये कम खर्चीला है, रिकॉर्ड जो होता है रिकॉर्ड बनाए रखने का एक किफायती तरीका है क्योंकि विशेषकर लेखाकार की नियुक्ति कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर चौथा लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मालिक अपनी जरूरतों के अनुसार क्या करता है, लेनदेन का रिकॉर्ड कर सकता है, जब भी जरूरत हो इसे आसानी से क्या कर सकता है, समायोजित या फिर बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है संभावित करने के कारण कह सकते हैं लेखांकन की हमें आवश्यकता या फिर अधूरे रिकॉर्ड से क्या क्या संभावित कारण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल है हमारा, संदिग्ध दायित्व क्या या फिर व्हाट इज कंटिजेंट लिएबिलिटी। ठीक है, तो एक संदिग्ध दायित्व एक संभावित दायित्व है जो भविष्य में उत्पन्न हो सकता है या फिर नहीं भी उत्पन्न हो सकता है और भविष्य में क्या एक अनिश्चित घटना के परिमाण कर क्या कहता है, ये निर्भर है। कोई भी भविष्य में घटना घटित होने वाली है उसके परिमाण में उसके रिजल्ट पे क्या डिपेंड करता है। इसकी प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या एक वास्तविक देयता बन जाती है और समय और सटीकता इसके साथ कई जो जुड़ी हुई है राशि की गणना की सकती है। संदिग्ध दायित्व को आर्थिक चिट्ठी द्वारा क्या कह सकता है, रकम मिलता है। ठीक है, चिट्ठी में रकम की कॉलम में लिखकर नहीं दिखाया जा सकता बल्कि इसे नोट के रूप में क्या दिखाया जा सकता है। तो ये होता है हमारा संदिग्ध दायित्व या फिर कंटिजेंट लिएबिलिटी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो हिंदी में लिख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी वो इस इंग्लिश में नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, गुप्त संचय क्या या फिर व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व। तो देखिए
गुप्त संचय का आशय उस संचय से होता है जो कि वास्तव में तो मौजूद है लेकिन कुछ आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया, मतलब कुछ पेपर नहीं दिखा सकता, उसे गुप्त रखा जाता है। इसलिए व्यवसाय की आर्थिक स्थिति उस स्थिति से क्या होती है, अच्छी होती है, जो कि आर्थिक चिट्ठी द्वारा क्या होता है, प्रस्तुत या फिर प्रकट किया जाता है। वर्तमान में जो गुप्त संचय की व्यवस्था नहीं की जा सकती, इसकी स्थापना संपत्तियों को कम मूल्य पर दिखाकर या फिर दायित्व को अधिक मूल्य पर दिखाकर क्या किया जा सकता है, और यह पुस्तकों द्वारा सीधा बात से प्रकट नहीं किया जा सकता। और ये बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सीक्रेट accumulation means that accumulation which is actually present but is not shown in the financial balance। इस तरह देखिए पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो भी जिन्होंने बच्चों ने अकाउंट्स में इंग्लिश रखा है वो इंग्लिश में से नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा, ह्रास की 3 आवश्यकताएं बताइए या फिर स्टेट 3 नीड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो पहला देखिए, उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में स्थायी संपत्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए उन्हें मूल्य ह्रास का भी शामिल किया जा सकता है। फिर शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए, शुद्ध लाभ हानि प्राप्त करने के लिए भी ह्रास की रकम को क्या किया जा सकता है, लाभ हानि खाते में डेबिट करना क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए, नीचे लिखा है कि पूंजी के कम होने से बचाव के लिए स्थायी संपत्ति क्रय करने में पूंजी लगाई जाती है। इस पर ह्रास की व्यवस्था ना करके परिणाम यह होगा कि पूंजी प्रतिवर्ष कम होती जाएगी, इसलिए पूंजी को बनाए रखने के लिए ह्रास का आयोजन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे और यही बात देखिए इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो इसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। अगला सवाल आपसे पूछा सकता है, अगला सवाल है हमारा, वित्तीय विवरण क्या है या फिर व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए वित्तीय विवरण का तात्पर्य ऐसे विवरण से जो कि लेखांकन अवधि के अंत में क्या होता है, व्यवसाय की लाभप्रदता या फिर वित्तीय स्थिति को जो भी डाटा है वो प्रदर्शित में दिखाता है, ठीक है। और इंग्लिश में देखिए ये बात लिखी हुई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स सच स्टेटमेंट विच शो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया इंग्लिश में भी, तो जो भी इंग्लिश में विद्यार्थी है वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा आराम से। फिर अगला सवाल हमारा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी प्रत्यक्ष व्यय के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रत्यक्ष व्यय 2 उदाहरण क्या है, पहले मजदूरी है तथा क्या है, ढुलाई, जो हमारे घर में ढलाई होती है या फिर गाड़ी भाड़ा, ये इसके अंतर्गत आता है प्रत्यक्ष का, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, सॉरी टैक्स बराबर डायरेक्ट यहाँ पर हो जाए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, अपूर्ण लेखा प्रणाली क्या है या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम क्या होता है। तो देखिए एकहरी लेखा प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण लेखा प्रणाली कहा जाता है। अ सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, यानी सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे यहाँ पर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। तो टोटल 8 सवाल था, 8 साल के 8 सवाल कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको टिक करने चाहिए, ये 5 नंबर के सवाल में वीपीआई किया जाएगा। देखिए पहले बता देता हूँ आपको कि जितना भी जो भी सवाल, देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ एक जरूरी बात कि देखिए जो क्वेश्चन बना था, भले ही आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, कैंसिल करने का था तो पोस्टपोन हुआ था, ठीक है। तो देखिए जैसा क्वेश्चन पेपर छपा था वैसा ही क्वेश्चन पेपर रहने वाला, ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर बदल जाएगा। इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा पढ़ते चलिए, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा करवा दिया है मैंने, पहले भी करवाया हुआ था। और मॉडल सेट के जितना सवाल है वो देख लीजिएगा, और जरूरी बात जितना न्यूमेरिकल वाला सवाल है वो खुद से बनाइए, तो ही पता चलेगा कि आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन जाने से पहले। बाकी और इंपॉर्टेंट सवाल 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला जो मॉडल सेट आपको पूछा गया है वो भी आपको करवा दिया जाएगा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।